everyone, this is Fiza from Fiziles and this is the continuation video of Day 4 of 30 Days IELTS Challenge. अभी तक हमने क्लियर कर लिया है हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हम बात करते हैं ओवरव्यू की. ओके, सेकेंड पैराग्राफ में बेसिकली वी राइट ओवरव्यू और मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटर गो फॉर ओवरव्यू ऑप्शन देन टू राइट समरी ऑप्शन, इसलिए कि वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स को पहले अचीव कर लेता है. इफ यू आर राइटिंग ओवरव्यू सेक्शन तो आप जल्दी बैंड डिस्क्रिप्टर क्राइटेरिया को पार कर लेते हो. दैट इज गिविंग क्लियर प्रेजेंटेशन, गिविंग क्लियर ओवरव्यू योर थॉट्स इन राइटिंग टास्क 1. तो हम आज यही बात करेंगे हाउ टू राइट अ क्लियर, कोहेरेंट एंड रेलेवेंट ओवरव्यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंड डिस्क्रिप्टर्स की. तो सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी प्रेजेंट एन ओवरव्यू विद इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड. और 7 बैंड का क्राइटेरिया ये होता है कि प्रेजेंट अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ मेन ट्रेंड्स, डिफरेंसेस और स्टेजेस. मेन ट्रेंड्स, डिफरेंसेस और स्टेजेस. अब देखिए 7 बैंड और 6 बैंड में सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है. जो स्टूडेंट ओवरव्यू में इंफॉर्मेशन जो उसने सेलेक्ट करी है उसको सही सही बता ले वो 6 बैंड पाएगा. बट यही अगर कोई स्टूडेंट है जो ट्रेंड्स को, डिफरेंसेस को और स्टेजेस को बहुत ही गहराई से एनालाइज करेगा और उसको क्लियर पिक्चर देगा एग्जामिनर को कि ये मेन ट्रेंड्स हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये स्टेजेस हैं, ये डिफरेंस हैं, देन ही इज गोइंग टू स्कोर 7 और मोर देन दैट. ओके, हम बहुत ही डिटेल में इसको देखेंगे बाय चेकिंग सम राइटिंग्स, तो आपको और क्लियर आइडिया होगा. ओके, we look at trends, differences and stages in lecture 9. In this lecture we look at how to construct a clear overview. आने वाले sections में we will discuss that. अभी हम देख लेते हैं that clear overview कैसे लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड्स एंड शुड नॉट्स फॉर ओवरव्यूज. हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है और क्या हमें चीज नहीं करनी है. ठीक है, तो द ओवरव्यू शुड नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक फिगर्स. यहाँ पर हम कोई भी डेट्स मेंशन नहीं करते हैं. यहाँ पर कोई परसेंटेज हो गया, कोई डेट हो गया, नंबर हो गया, हम ओवरव्यू में नहीं लिखेंगे. कोई डेट्स हम नहीं देंगे. तो यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने डेटा इज प्रोवाइडेड, ये सब नहीं लिखना है. दिस यू कीप फॉर बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2. The overview should contain a look at the main trends, differences or stages. You just have to tell the main trends, increasing, decreasing, differences, क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सा इंक्रीजिंग एंड पे है, बहुत जो मेजर चेंजेस हैं दैट यू कैन सी, और या फिर कितनी स्टेजेस है. फॉर एग्जाम्पल, मेंशन इंस्टेड दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स वॉज बॉट इन चिपनहेम और दैट द लीस्ट पॉपुलर कार्स ब्रांड वॉज टोयोटा. तो यू जस्ट हैव टू हाईलाइट विच वन इज हाईएस्ट, विच वन इज लोवेस्ट. उसके अलावा और आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करने हैं. लेट्स चेक द नेक्स्ट वन, लैंग्वेज फॉर ओवरव्यू. अब देखिए कैसे आपको ओवरव्यू लिखना है. बेसिकली हम वही एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं. रनिंग, बास्केटबॉल, स्विमिंग एंड फुटबॉल. ओके, नाउ सी हियर, ओवरऑल इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट whereas football remained popular throughout the period, basketball experienced a significant fall in popularity. You can see over here football. Okay, it is in orange color. So ये यहाँ से चला, तो remained popular throughout the period. You can see certain fluctuations were there, but it remained popular क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है. तो you will write about this. And basketball experienced a significant fall. You can see here green one. यहाँ पर था, then it can see a significant fall. तो ये मेंशन कर दिया. तो ये सेकेंड वन ये हमने किया इन पॉपुलैरिटी. Additionally, although the number of runners and swimmers grew in similar proportion. Additionally इन्होंने बता दिया है
You can see over here runners and swimmers. ये इस point तक they grew together. The later then declined as the former continued to increase. अब जान लेते हैं former और latter क्या होता है. Former and then latter. देखिए अगर आप पहले लिख रहे हैं रनिंग तो ये हो जाएगा फॉर्मर और लेटर हो जाता है स्विमिंग. ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं दैट ये जो रनिंग वाला था दैट इट कंटिन्यू टू ग्रू, बट क्या होता है स्विमिंग जो होता है वो फॉल कर जाता है. ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पे इन्होंने स्विमर की बात करा है, दैट वन वाज लैटर. तो द लैटर देन डिक्लाइंड एज द फॉर्मर कंटिन्यू टू इंक्रीज. ये हम क्यों यूज करते हैं फॉर्मर एंड लैटर? इसलिए ताकि हमें बार बार सेम वर्ड रिपीट ना करना पड़े. रेपिटेशन इज नॉट गुड इन राइटिंग. उसको अवॉइड करने के लिए वी यूज दीज वोकैबुलरीज एंड दिस इज वेरी गुड वे यू नो टू राइट so that the examiner will see your writing abilities. Okay, अब देखते हैं यहां पर आप रेड कलर से देख सकते हैं it is कोहेसिव डिवाइसेस. ठीक है, आपने एडिशनली यूज करा, ओवरऑल यूज करा, तो दीज आर कोहेसिव डिवाइसेस. ओवरव्यू इंट्रोडक्शन, तो ये यहां पर आप स्टार्टिंग ऐसे ही करिए हर क्वेश्चन की, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एंड इट लुक्स गुड एज वेल. कंजंक्शंस देख लीजिए, ऑल्दो हमने यूज किया, वेयर एज हमने यूज किया, सो दीज आर कंजंक्शंस. अब ट्रेंड्स और कंपैरिजन लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर हमने यूज किया एक्सपीरियंस्ड अ significant fall, grew in similar proportion, then decline, continue to increase. अब ये सब क्या है? ये ट्रेंड्स और कंपैरिजन लैंग्वेज है जो आपको बहुत अच्छे बैंड स्कोर्स दिलवाता है इफ यू आर राइटिंग देम प्रॉपरली. अगर आप ये डिफरेंसेस कंपैरिजन स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हो इन योर राइटिंग एंड यू आर जस्ट टेलिंग विच इज हाई विच इज लो, देन डेफिनेटली यू विल नॉट गेट वेरी गुड बैंड स्कोर्स. तो प्लीज वर्क ऑन दिस पार्ट. जो एडजेक्टिव्स एडवर्ब यूज होते हैं उन पे थोड़ा वर्क करिए. हाउ यू कैन वर्क? जस्ट रीड देम on the daily basis and try to make sentences. Let's move and check them. In general, what stands out for the graph is that while football remained popular throughout the period, basketball witnessed a dramatic decline in popularity. Furthermore, despite the number of runners and swimmers growing in similar proportion, the latter then slumped as the former continued to rise. अब देखिए इन्होंने क्या किया है, वही सेम इन्होंने ओवरव्यू दिया है, but what they have done, they have changed the language little bit. यहां पे देख सकते हैं आप sharp decline की जगह witnessed a dramatic decline despite they have used as conjunction while they have used. यहां पर इन्होंने where as और although यूज किया था. Here they have used while and despite. वहां पे experienced a significant fall, यहां witnessed a dramatic decline. यहां पर वहां additionally था और in general था. यहां पर overall और additionally है, वहां पे in general और furthermore है. ठीक है, तो you can see in both the ways you can write, both are correct, but the language they are using is little bit different. Next one, see this question now. In general, what stands out from the graph is that while Australia's AC sales witnessed a decline before rising after July, you can see ओके यहां तक जुलाई तक क्या हुआ है, ये राइज किया है. तो यहां पर लिखेंगे डिक्लाइन बिफोर राइजिंग आफ्टर जुलाई. द नंबर ऑफ एसी यूनिट सोल्ड इन द यूके एक्सपीरियंस द ऑपोजिट ट्रेंड. यू कैन सी यहां पर क्या हुआ है, जुलाई तक वो ऑपोजिट ट्रेंड हुआ है. भाई यहां पे इंक्रीज कर रहा था, यहां पे डिक्रीज कर रहा है. तो यहां पे हमने लिखा अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट दिस इज कोहेसिव डिवाइस. In the month of May, these two countries purchased an equal number of air conditioning units. किस महीने में? In the
month of May के month में they have purchased equal units. तो ये भी एक similarity का point इन्होंने overview में डाल दिया है. This also you can do. एक comparison और trend लिखने के बाद you can write one similarity जो दोनों में common हो, mutual हो. That also you can write in overview part. Now see another question. अब ये क्या है? ये एक कंपैरेटिव ओवरव्यू है. लेट्स चेक कंपैरेटिव ओवरव्यू हम कैसे करते हैं. इन जनरल व्हाट स्टैंड्स आउट इज दैट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ टोटल आउटपुट while only a small minority is made up of renewable energy sources. In addition, charging and lighting consumes not nearly as much energy as appliances and heating. तो in general हमारे क्या हो गए, in addition क्या हो गए, हमारे cohesive devices हो गए. while यहाँ पर देख सकते हैं एक conjunction यूज किया है. what stands out, वहां पर देखिए हमने यूज किया था it is clear that. यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं what stands out is that also you can use. now यहाँ पर trends and comparison, the majority of total output. अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोल था एंड गैस था. तो दीज आर व्हाट, दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. तो ये नॉन रिन्यूएबल ये है और अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या है, ये मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट बना रहा है. तो हमने लिख दिया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ टोटल आउटपुट व्हाइल ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी इज मेड अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. और ये हो गया हमारा स्मॉल और ये है हमारा रिन्यूएबल, क्योंकि ये विंड है और सोलर है तो ये हमारा रिन्यूएबल हो गया. तो हमने कौन से वर्ड्स यूज करे, वी हैव यूज्ड मेजॉरिटी, माइनॉरिटी. यही करते हैं ओवरव्यू में. वी जस्ट हाईलाइट विच वन इज हाईएस्ट, विच वन इज लोवेस्ट. इन एडिशन, charging and lighting consumes not nearly as much energy as appliances and heating. तो यहां पर हमने चार्जिंग एंड लाइटिंग देख लिया. ये इतनी एनर्जी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जितना कि अप्लायंसेज एंड हीटिंग कर रहा है. तो दैट ऑल्सो वी हैव मेंशन. तो हमने दोनों ग्राफ का कंपैरिजंस दे दिया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा प्रोसेस या फिर फ्लो चार्ट या साइकिल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गए. अब देखिए इसमें कैसे करेंगे. ओवरऑल इट इज क्लियर दैट स्टार्टिंग की ओवरव्यू इंट्रोडक्शन सेम रहेगा. कोहेसिव डिवाइस हमने ओवरऑल यूज किया है. बीज मस्ट गो थ्रू अ साइक्लिकल प्रोग्रेशन ऑफ 6 stages to make honey, whereas the honey production process consists of 5 steps. You can see over here, यहाँ पर कितनी है, 6 है, राइट. तो 6 हमने साइक्लिकल प्रोग्रेशन बता दिया कि यहाँ पर 6 साइकिल लगेंगी फॉर अ हनी बी. ठीक है, वो 6 स्टेजेस से होकर के गुजरेगी. एंड हनी के प्रोडक्शन में कितने स्टेप्स लगेंगे, 5 स्टेप्स लगेंगे. तो 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर. ओके, तो यू कैन यूज दिस comparison or stage language, that is cyclical progression. For process task, the mini overview is usually enough. You could also consider listing the first and last stage. तो आप starting और end भी बता सकते हो, like starting from queen bee laying eggs, है ना, and then जो लास्ट वाला प्रोसेस रहेगा दैट इज नेक्टर इन हाइव. ओके, लीव द नेक्टर इन हाइव. और प्रोडक्शन में भी सेम यही हो जाएगा. रिमूवल ऑफ द हनी कॉम फ्रॉम द हाइव बाय बी कीपर एंड देन लास्ट प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग. तो दिस इज हाउ इट इज डन. आपको you have to write how many stages or how many steps are involved. Now the last one, that is map based questions. Map based question में हम क्या करते हैं, we have to basically do the comparison of development. 1930 में क्या था और 2010 में क्या changes आ गए हैं. तो what we will do, सबसे पहले we will use the overview introduction. Overall what stands out from the map is that, okay, whereas Stokeford used to be a quite agricultural town, it has undergone a significant transformation to become a heavily residential area with many new developments. क्या हुआ है, वो पहले
क्वाइट एग्रीकल्चरल टाउन हुआ करता था, बिकॉज यू कैन सी लॉट्स ऑफ फार्मलैंड्स आर देयर, trees are there. But now what happened, you can see the residential area has increased, houses have increased, so because of that the farmlands they are removed. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं that transformation to become heavily residential area, the development has been done. तो इस तरीके से हम बहुत easily comparison कर सकते हैं. Now see here, overview में एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी and please go through it. It is very important for you all. You can write a conclusion instead of an overview. This isn't a problem. Some find it easier. However, do not write both an overview and a conclusion. Actually वो conclusion नहीं होता है guys. That is basically summary. ठीक है. कंक्लूजन मतलब तो उसमें आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो. यू कांट राइट योर ओपिनियन इन राइटिंग टास्क 1. तो एंड वाली जो समरी होती है दैट ऑल्सो यू कैन राइट, बट आई विल एडवाइज यू टू नॉट राइट समरी. वैसे तो बहुत ही करेक्ट है, या तो आप एक ओवरव्यू दे दो या आप समरी दे दो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ओवरव्यू. दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे. ठीक है. आप सेकेंड पैराग्राफ में ओवरव्यू दो एंड देन यू राइट बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2. Okay, although you should avoid any specific figures, it is okay to mention dates, particularly if you are mentioning the beginning or the end of the period. Example, whereas chicken was the most popular meat in 1940, turkey had claimed this position by the end of the period. इस तरीके से भी आप दे सकते हो. Okay, इन द ओवरव्यू पार्ट. वैसे तो डेट्स अवॉइड करना चाहिए, बट इफ यू विल सी कि आप किसी तरीके से डेट को दे करके अच्छे से हाईलाइट कर पा रहे हो अपना पॉइंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया है इन्होंने, देन यू कैन गिव. ओके, एक डेट आप दे सकते हो. इफ यू राइट अबाउट जस्ट वन कंपैरिजन और ट्रेंड इन द ओवरव्यू, यू आर कवरिंग टास्क रिक्वायरमेंट. यू डू नॉट नीड टू राइट एनी मोर देन दिस. सो only add an extra sentence if you feel you will have time or you do not think you will reach the minimum word count without the extra sentence. Okay, अगर आप overview में एक ट्रेंड और कंपैरिजन दे रहे हो तो आपने ऑलरेडी अपना टास्क रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है. तो कोई भी एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड मत करिए, बिकॉज 150 वर्ड्स आपको मिनिमम लिखने हैं इस टास्क में. ओके, मैक्स टू मैक्स आप लिख लीजिए यहाँ पर 170 to 190 वर्ड्स. ठीक है, अब ज्यादा you don't have to write. You need not to add any extra sentence because you have to write minimum 150 words. अब ये उसी केस में आप सेंटेंस बढ़ाइएगा when you will be confident कि minimum 150 words का काउंट लिमिट मैं easily अचीव कर सकती हूँ. तो अगर आपको लग रहा है कि I can write 150 words, then you go for it. और अगर आप किसी भी केस में लगता है कि no I can't, then 1 is more than enough. Okay, this is all. I hope overview का पार्ट आप सबको समझ में आया होगा, and now it will not be difficult for you guys to write overview part. Thank you so much everyone.